गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है चैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल। जैसा कि नाम से विदित है, ये चाल्को और लिथिक, ये दो शब्दों से बना है। चाल्को अर्थात कॉपर और लिथिक मीन्स स्टोन। यानी कि ये ऐसा पुरातात्विक काल है जिसमें मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करने लगा। जहां तक इनके सेटलमेंट्स के सवाल है, ये पूरे भारतवर्ष में फैले हुए थे। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सेटलमेंट थे और मैंने आपको पढ़ाई की सुविधा के लिए इनको 6 वर्गों में विभाजित किया है। इसमें नंबर 1 है आहड़ बनास चाल्कोलिथिक कल्चर। दूसरा चाल्कोलिथिक कल्चर है मध्य प्रदेश का। तीसरा नॉर्दर्न दक्कन चाल्कोलिथिक कल्चर। चौथा नियोलिथिक चाल्कोलिथिक कल्चर ऑफ दक्कन। पांचवा चाल्कोलिथिक कल्चर ऑफ गैंजेटिक द्वीप और छठा ईस्टर्न चाल्कोलिथिक कल्चर। ये जो 6 कल्चर हैं, इनको अलग करने का कारण ये है कि इनमें रीजनल वेरिएशंस हैं। क्षेत्र के हिसाब से इनमें कुछ परिवर्तन हुए हैं और इनमें जो मेन विशेषताएं हैं वो तो एक जैसी हैं, लेकिन पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तनों के क्षेत्र में और ब्यूरियल सिस्टम के क्षेत्र में, अंतिम संस्कार के क्षेत्र में, इनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन है, जिस तरीके से नियोलिथिक एज में आपने देखा था। जहां तक इनका डेट एविडेंस की बात है, इनकी डेट एविडेंस जैसे आहड़ बनास 2800 से लेके 1600 BC, ये 2450 से 1700, तो वो जो डेट एविडेंस है वो उत्खननकर्ताओं ने की और इनमें जो विधियां उन्होंने अपनाई, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है वो कहलाती है रेडियो कार्बन मेथड। ये जो रेडियो कार्बन मेथड है, ये बहुत पुराना नहीं है। ये साइंटिफिक जो इन्वेंशन है, ये 1949 में हुआ। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियर्ड लेबी। तो इन्होंने ये पता लगाया कि जो वनस्पति है वो जब, देखो, 2 प्रोसेस करते हैं पेड़, एक ट्रांसपायरेशन, दूसरा फोटोसिंथेसिस। तो जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं तो ये वातावरण से C14 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो इनके शरीर में उनका बैलेंस को ये बनाए रखते हैं। और जब ये और इसी वनस्पति को एनिमल्स भी खाते हैं तो C14 उनके उसमें बॉडी में चले जाते हैं। तो जब वो पेड़ समाप्त होता है या मृत होता है, यानी कि अब वो जीवित नहीं है, तो ऐसे में जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो शरीर, वो उसके तने में या कहीं भी, वो धीरे धीरे कम होते हैं और ये एक निश्चित समय पे कम होते चलते हैं, जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि उस प्लांट को या एनिमल को मृत हुए कितना समय हो गया है। तो इस आधार पर उन्होंने क्या किया था, चैल्कोलिथिक एज में जो चारकोल हैं उनके सैंपल्स जुटाए, जो जला हुआ लकड़ी का कोयला है उसके सैंपल्स जुटाए और उसके आधार पर इन्होंने डेटों का निर्धारण किया। दूसरा जो इनका है निर्धारण करने का डेट एविडेंस का, वो है सिरेमिक्स। मिट्टी के बर्तनों के आकार, प्रकार और डिजाइन के आधार पर इन्होंने समय का वर्गीकरण किया है। और तीसरा वर्गीकरण इनका है स्ट्रक्चरल डिजाइन। किस तरीके के जो भवन हैं या कक्ष हैं वो निर्माण हुए हैं, ये मेन 3 तरीके हैं जिसके आधार पर चैल्कोलिथिक एज की डेट एविडेंस को लिया गया है। अब हम एक एक सेटलमेंट को अलग अलग करेंगे और उनकी विशेषताओं को जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो कॉमन विशेषताएं हैं
या चालकोलिथिक एज की इन सभी साइटों में उनका हमारा जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला है कि ये नॉन अर्बन है, ये शहरी नहीं है, विलेजेस हैं यहां पे। दूसरा है नॉन हड़प्पन, हड़प्पा की जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, उससे चालकोलिथिक एज की संस्कृति डिफर करती है। और तीसरी चीज, ये पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने पेंटेड पॉटरी को शुरू किया था। जहां तक इनके निवास स्थान का सवाल है, तो ये ऐसे स्थान पर निवास करते थे जहां छोटी छोटी पहाड़ियां थी, या नदी या झीलों की तलजट, या उसके आसपास का क्षेत्र। ये कभी भी घने जंगलों में अपना सेटलमेंट नहीं बनाते थे। इसकी इनको आवश्यकता भी महसूस नहीं होती होगी, क्योंकि प्लेन में इतनी उर्वरक जमीन इनको प्राप्त हो रही थी। जहां तक इनके उपकरणों का सवाल है, ये लोग पत्थर का प्रयोग करते थे, तांबे का प्रयोग करते थे, और कभी कभी हमें जो साक्ष्य मिले हैं, लो ग्रेड ब्रॉन्ज का भी प्रयोग इनके द्वारा किया जाता था। यहां पर जो गांव बने हुए थे वो फुल फ्लैश्ड गांव थे, और इनका सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट के रूप में आ गया था। ये एग्रीकल्चर भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। पर जहां तक कृषि की व्यवस्था या कृषि करने का काम है, ये इंप्रूव्ड थे नियोलिथिक एज से। जब आप नियोलिथिक एज की बात करते हैं, तब आप पाते हैं कि वो लोग खेती तो कर रहे हैं, लेकिन उनका उत्पादन उतना ही हो पा रहा है जितने में वो अपना या अपनी कम्युनिटी का पेट भर सकें। लेकिन इस काल में जो प्रोडक्शन था वो सरप्लस होने लगा। आप बहुत सारी साइटों पर देखते हैं कि ग्रीनरी या अनाज भंडारण के कक्ष बने, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि इनका प्रोडक्शन सरप्लस रहा होगा। उसके बाद कुछ क्राफ्ट्स, कुछ कलाकृतियां, ये इनकी डेवलप होने लगी, और बहुत बड़ी अच्छी तादाद में ये डेवलप होने लगी। इसमें सबसे पहले है पॉटरी। इनके मिट्टी के बर्तन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेंटेड पॉटरी यूज करने लगे। उसके बाद ये कुछ और प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करने लगे। जैसे दो तकनीक आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे मैं केवल वही नाम लूंगा। एक है स्लिप वेयर, वेयर माने बर्तन होता है, और एक रिजर्व स्लिप्ड वेयर। और ये दोनों ही निर्माण तकनीक हैं और सजावट के लिए हैं, मिट्टी के बर्तनों की सजावट के लिए। स्लिप वेयर में क्या होता है कि जब मिट्टी का बर्तन तैयार किया जाता था, तो उसके ऊपर तरल मिट्टी की एक और पट्टी लगा दी जाती थी डिफरेंट कलर की, और जब वो पक जाती थी तो वो दुरंगे कलर की, जिसपे मोटिव होते थे, वो निकलाता था। जो रिजर्व स्लिप वेयर है, उसमें क्या किया जाता था कि तरल मिट्टी की एक पट्टी लगाई जाती थी कलर करके, और उसके ऊपर एक दूसरी तरल मिट्टी का लेयर या तह लगा दी जाती थी, और जब उसे पका दिया जाता था तो उसमें जो ऊपर वाली पट्टी है उसको कोम्ब कर दिया जाता था या हटा दिया जाता था, जिसमें से नीचे का रंग निकलाता था और मोटिव उस पे निकल के आ जाते थे। इसके अलावा इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी भी शुरू करी, और वो कहलाती है फायरिंग टेक्निक। जो भट्टे होते थे जहां पर मिट्टी के बर्तन पकाए जाते थे, तो इनको यह ज्ञात हो गया था कि उसका कितना वातावरण हो कि मिट्टी के बर्तनों का रंग परिवर्तित हो जाए। आज साइंटिफिकली हम इस बात को जानने लगे हैं कि ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की अधिकता मिट्टी के रंग को परिवर्तित कर देती है, पर वातावरण से ये परिचित हो गए थे और ये अलग अलग तरीके के मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे। इसके अलावा ये टैन वेयर, भूरे रंग के बर्तन बनाते थे। उसके बाद ये
जो डिशेस हैं वो ऐसी बनाने लगे थे जो स्टैंड पे होती थी। इसके अलावा जो एक और इनकी विशेषता है जो कॉमन सब जगह मिलती है, वो है कि किसी ना किसी रूप में ये मदर गॉडेस या मातृ देवी की उपासना की तरफ थोड़ा आगे बढ़ने लगे थे। और इसके अलावा एक और चीज है और वो है बुल कल्ट, यानी कि वृषभ पूजा या वृषभ पंथ, इसकी भी शुरुआत हो चुकी थी। अच्छा, वृषभ पंथ या जो बुल कल्ट है ये केवल इन्हीं सिविलाइजेशन में नहीं है, संसार की और बहुत सारी सिविलाइजेशंस में इसको हम देख पाते हैं। और इस पंथ को चुनने का जो सबसे बड़ा था कारण वो ये था कि जो वृषभ है उसको स्ट्रेंथ ऑफ फर्टिलिटी या प्रजनन की क्षमता का प्रतीक माना जाता है। और दूसरा कारण ये रहा होगा, ये एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी का भी एक कारण है, कृषि समृद्धता का। तो किसी ना किसी तरीके से ये दो कल्ट हमें कॉमन है जो सब जगह पर मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आई, बहुत अधिक साइटों पे मिल जाता है, फोर्टिफाइड एनक्लोजर, यानी कि ये अपनी बस्तियों को दीवार से घेर कर एक किलेबंदी रूप की शक्ल या आकार दे देते थे। अब उस समय सोशल इनइक्वालिटीज या जो सामाजिक असमानता है वो समाज में पनपने लगी थी। और इसकी हमें एग्जाम्पल दो जगह से मिल जाती है, एक है चंदौली और एक है नेवासा। यहां पर जो कुछ बच्चे जिनका नरकंकाल हमें मिले हैं, इनमें से कुछ के गले में तो कॉपर के नेकलेस पड़े हुए हैं और कुछ के में खाली बर्तन रखे हुए हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वहां ऊंच नीच का माहौल शुरू हो गया था। इसके अलावा जब हम यहाँ के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो कुछ बहुत बड़े बड़े घर और आवास हैं और कुछ छोटे छोटे कक्ष हैं, यानी कि सोशल हायरार्की या सामाजिक वर्गीकरण इसमें प्रारंभ हो गया था। इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है और वो ये है कि इसमें चालकोलिथिक एज में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत अधिक था, यानी कि असमय ही बच्चों की मृत्यु बहुत बड़ी तादाद में हमें देखने को या साक्ष्य के रूप में मिली है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कुछ कुपोषण का भी एक कारण हो सकता है, थोड़ा पार्ट हो सकता है, ये ज्यादा नहीं हो सकता। लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज, ये बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, क्योंकि उन्हें चिकित्सा का कोई ज्ञान इतना बड़ा नहीं रहा होगा ताकि ये उसको ठीक कर पाए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज थी आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स, यानी कि वहां पर कोई महामारियां इस तरीके से फैलती होंगी जिससे मोर्टेलिटी रेट इन्फेंट्स का ज्यादा होता होगा। तो ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको इन 6 सेटलमेंट में मिल जाएंगे। लेकिन अब अलग अलग हम सेटलमेंट को लेंगे तो इनके अंतर हमें पता पड़ जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं आहड़ बनास चालकोलिथिक कल्चर। और ये आहड़ और बनास ये दोनों नदियां हैं और इन नदी की तलछट पे जितने भी सेटलमेंट बने हुए हैं ये आपके पहले उसको कवर करते हैं। जहां तक आहड़ है, आहड़ एक नदी भी है, लेकिन आहड़ एक स्थान भी है, एक साइट भी है जिसको पूर्व में हम धूलाकोट के नाम से जानते थे और इसी को एशियन टाइम में तांबा नगरी के नाम से जाना जाने लगा है, यानी कि तांबे की बहुतायत के कारण इसी साइट को, क्योंकि ये साइट तो अब एक्सकेवेट हुई है, लेकिन ये जो नॉमिनिक्लेचर है तांबा नगरी का ये चलता चला आ रहा था। तंबावती नगर के नाम से इसको जानते थे। ये आहड़ नदी उदयपुर में से होकर निकलती है और उदयपुर झीलों की नगरी है, तो बहुत सारी झीलें हैं
जिसमें पिछौला झील बहुत प्रमुख है और फतेह सागर झील है, उनका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो आहड़ नदी में आता है। और आहड़ नदी का भी पानी वहां पर एक उदय सागर लेक है, उसमें चला जाता है। यानी कि ये पानी झीलों से वहां से लेती भी है और झीलों को वापस पानी कुछ देती भी है। ये जो उदयपुर है ये मेवाड़ के महाराणाओं की नगरी रही और उनके जो अंतिम संस्कार हुए वो आहड़ नदी के तट पर ही हुए, जहां बहुत बड़ी बड़ी छतरियां बनाई गई हैं और इन छतरियों को आहड़ की छतरियों का नाम दिया जाता है। अब हम आते हैं इसकी चालकोलिथिक एज की विशेषताओं के बारे में। पहली चीज, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्टोन टूल्स। पत्थर का कोई भी उपकरण इस साइट से हमें नहीं मिलता है। दूसरा, अबेंडेंस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स। जो तांबे के उपकरण हैं वो बहुत बड़ी संख्या में यहां पर मिलते हैं। यहां पर कुछ छोटे छोटे माइक्रोलिथिक टूल्स हमें जरूर मिल जाते हैं, लेकिन वो सिलिशियस स्टोन या चूने के पत्थर से बने हुए होते हैं। उसके बाद इसमें हमें बहुत बड़ी तादाद में कॉपर स्लैग्स मिलते हैं। देखो, तांबा खनिज के रूप में निकलता है और जब हम तांबे का कोई ऑब्जेक्ट या तांबे को बनाते हैं तो हमें उसका शोधन करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया में जब खनिज से वो तांबे के रूप में शोषित किया जाता है तो बहुत सारी जो वेस्ट मटेरियल है वो निकलता है और उस वेस्ट मटेरियल के ढेर हमें आहड़ से मिले हैं, जिनको स्लैग्स बोला जाता है। यानी कि इसको उसमें अगर हिंदी में बोलोगे तो ताम्र धातुमल। अब इसके आसपास साइट थी राजस्थान में, एशियन टाइम से ये बहुत बड़ा सेंटर रहा जहां कॉपर के मिनरल्स हमें रिजर्व मिल जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आज भी है खेतड़ी, वहां से कॉपर निकाला जाता था। फिर उसके बाद एक कोलिहान, ये कुछ ऐसी माइंस थी और ये लोग धातु बनाना सीख गए थे। ये समझ गए थे कि पत्थर में से भी हम कॉपर को बाहर निकाल सकते हैं। जहां तक वर्ल्ड में कॉपर का सवाल है तो जो अफ्रीका में एक देश है जाम्बिया, वहां कॉपर के बहुत रिजर्व्स हैं। और उसके बाद चिली, जो साउथ अमेरिका की कंट्री है जहां पर अटाकामा डेजर्ट है, वहां पर भी कॉपर के बहुत बड़े बड़े रिजर्व मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये कॉपर स्लैग्स मिले, इसका मतलब यहां पर बहुत बड़ा कॉपर स्मेल्टिंग सेंटर रहा होगा। जहां तक इनकी अर्थव्यवस्था का सवाल है, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। सबसे ज्यादा ये लोग खेती करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे। ये सारी साइट्स के लोग ये किसी को छोड़ के ये चीज करते थे। क्रॉप्स के नाम पे ये गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, बाजरा ये करते थे और एक ये बुलरिश मिलेट, एक किस्म का जो मोती बाजरा बोला जाता है, वो भी यहां पर ये ग्रो करते थे। जहां तक पशुपालन का सवाल है, ये कैटल्स को पालते थे, भेड़ों को पालते थे, बकरियों को पालते थे। लेकिन ये तो कॉमन था, पर कभी कभी ये गधों को पालने का भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद पिग्स को भी पालने का साक्ष्य मिला है, चिड़ियों को भी पालने का साक्ष्य मिला है। जहां तक व्यापार की बात है, ये हड़प्पा के लोगों के साथ निश्चित रूप से तांबे के उपकरणों का व्यापार करते रहे होंगे। अब आती है पॉटरी। जहां तक पॉटरी का सवाल है, पूरी साइट्स में कुछ को छोड़ के जो मेन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ब्लैक एंड रेड पॉटरी। ठीक है, जो यहां पर मिली है पोट्री आहड़ में, उसका जो नीचे का हिस्सा है वो लाल रंग का है और उसकी टॉप जो है वो काले रंग की है और इसके ऊपर ज्योमेट्रिक डिजाइन्स बनाए गए हैं और फायरिंग टेक्नोलॉजी जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं उसका प्रयोग इसमें किया गया है।
फिर टेराकोटा के फिगर्स भी मिले हैं यहाँ पे। बुल, जो हम वृषभ पंत की बात कर रहे थे, वो मिले हैं, दूसरे जानवरों को भी मिले हैं। और कई साइट्स ऐसी हैं जहां से ये मिले हैं। इसकी ओजियाना एक साइट है, आगे आप उसके इस यहां से ये मिले हैं। उसके बाद एक और साइट है जो आप पढ़ेंगे भी अभी, गिलुंद। यहां से ये सब टेराकोटा फिगर्स हमें प्राप्त होते हैं। घर या तो एक सिंगल कक्ष के थे और कुछ मल्टीपल रूम्स भी थे। किसी घर में एक से अधिक कमरे भी होते थे। ये किसी भी आकार के हो जाते थे, रेक्टेंगुलर भी मिले हैं, स्क्वायर भी मिले हैं और कभी कभी गोलाकार भी मिले हैं। इनमें जो निर्माण का इस्तेमाल किया जाता था सामग्री का, वो होती थी मड ब्रिक, और इनकी जो दीवारें हैं वो पत्थर की होती थी। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में हमें यहां से भी आइडिया लगना शुरू हो जाता है। इसको एस्केवेट दो लोगों ने किया था, एक आरसी अग्रवाल और दूसरा एचडी सांकलिया। तो आहड़ के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट साइट है परीक्षा की दृष्टि से या जानने की दृष्टि से आहड़ बनास की, वो है बालाथल। बालाथल साइट। इसका एक्सकेवेशन जिन उत्खननकर्ता ने किया है उनका नाम है वीएन मिश्रा। ये बालाथल भी भेड़च नदी के तट पर है, और भेड़च नदी मैंने आपको बताया ये बनास नदी की ट्रिब्यूटरी अल्टीमेटली हो जाती है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहां पर एक बहुत बड़ा फोर्टिफाइड एनक्लोजर मिला है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है जिसमें 11 कमरे बने हुए हैं। ये मड ब्रिक की और स्टोन की चारों तरफ से घिरी हुई बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये बहुत बड़ा एक बिल्डिंग यहां पर हमसे को मिल जाती है। उसके बाद यहां पर घर भी मिलते हैं। घर जो आम घर हैं वो मिट्टी के बने होते थे या मिट्टी की ईंटों के साथ बने होते थे, और उनकी जो दीवारें हैं उनको गाय के गोबर से या क्ले के साथ या मिट्टी से लेप दिया जाता था। जहां तक फ्लोर की बात है वो सिल्ट से उसको बना देते थे, और बहुत सारी जगह हमें पेबल्स की भी जानकारी मिली है। जो छोटी छोटी झोपड़ियां थी वहां पर वेटल एंड दौब पद्धति की दीवारें बनाई जाती थी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में वेटल एंड दौब को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। जहां तक पॉटरी का सवाल है, जो आहड़ से मिली है, ब्लैक एंड रेड पॉट वेयर, ये यहां से मिल जाती है। लेकिन यहां से फाइन वेयर भी मिलता है। बहुत अच्छे किस्म की मिट्टी की पॉटरी यहां से मिल जाती है, जो भूरे कलर की भी है, चॉकलेट कलर की भी है, और इसमें रिजर्व्ड स्लिप वेयर, मैंने आपको समझा दिया कि वो कौन सी टेक्निक है, यानी कि आकर्षक सजावट वाले जो मिट्टी के बर्तन हैं वो वहां से मिल जाते हैं। उसके अलावा ये बीड्स भी बना लेते थे, क्राफ्टेड बीड्स बनाते थे, और जिन पत्थरों का ये प्रयोग करते थे वो चैल्सिडोनी होता था। स्टीटीट के बीज भी बना लेते थे। फाइंस, ये एक तरह से नीले रंग का पत्थर होता है, उसके भी बना लेते थे। और ये क्या कहते हैं, कार्नेलियन अगेट के भी ये बीड्स बनाते थे। यानी कि बीड्स का इनको स्किल्ड लेबर 100% रहे होंगे। एक और विशेषता जो इसे आहड़ से भी अलग करती है कि यहां पर कॉपर स्मेल्टिंग का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। जहां आहड़ में आपको कॉपर स्लैग्स मिल रहे हैं और कॉपर स्मेल्टिंग का बहुत बड़ा सेंटर मिल रहा है, यह नहीं मिलता। लेकिन तांबे के बने हुए छुरे, नाइफ्स, चीजल्स, एरो हेड्स, ये सारी चीजें हमें यहां से प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक चीज जो बालाथल को सारी साइट से अलग करती है वो है एक ऐसे नरकंकाल का मिलना जो मेडिटेटिव पोजीशन में बैठा हुआ है। इसको एक योगी की संज्ञा दी गई है जो साधना के दृष्टि से बैठा है, साधना के रूप में बैठा है। एक बहुत बड़ी स्क्वायर जगह है, उसके अंदर से वो नरकंकाल मिला है जो बिल्कुल मेडिटेट कर रहा है। और
जिसकी ये जो अंगूठा है वो इस उंगली से मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पूजा में मेडिटेशन का एक ऊंचा स्थान होता है। तो इस काल का मानव, ताम्रपाषाण कालीन मानव, धीरे धीरे पूजा के क्षेत्र में साधना की दिशा में चलना शुरू उसने कर दिया था। डेवलपमेंट है ये इन द वर्शिप फॉर्म्स इन इंडिया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट साइट है इसी की आड़ बनास की, और वो है गिलुंद। इसको बहुत लोगों ने एक्सकेवेट किया है। इसमें प्रमुख नाम है बीबी लाल, दूसरा नाम है वसंत शिंदे, और दो यूरोपियन भी हैं, एक ग्रेगरी और एक फोसही। इसकी विशेषता यह है कि आहड़ बनास क्षेत्र की ये सबसे बड़ी चाइल्डोलिथिक साइट है। ये राजस्थान में एक जिला पड़ता है, नया जिला बना था वो कुछ 10, 12, 15 साल पहले, राजसमंद जिला, उसमें ये पड़ता है। इसकी जो विशेषता है कि यहां पर स्ट्रक्चर्ड सेटलमेंट प्लान बना हुआ है, यानी कि दो बहुत बड़े बड़े टीले बने हुए हैं, और उन टीलों में एक ईस्ट में टीला है, एक वेस्ट में टीला है, और ईस्ट वेस्ट टीले पर ये पूरा सेटलमेंट या पूरी बसावट या पूरी बस्ती यहां पर बनी हुई है। और इस सेटलमेंट के चारों तरफ मिट्टी के ईंट की दीवार है। इसका कारण, दो कारण हो सकते हैं, या तो बनास नदी की बाढ़ से अपने को बचाने के लिए गिलुंद के लोगों ने ये कर लिया, या दूसरा वहां जंगली जानवरों की बहुतायत होगी। जंगली जानवर यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने इसको बना लिया था। यहां पर जो घर मिले हैं उसमें जो वॉल्स हैं वो वैसी ही है, वैटल एंड डॉब की छोटी छोटी, पर यहां पर एक ग्रेनरी मिली है, एक भंडारण गृह मिला है, बहुत बड़ा कम्युनल स्टोरेज मिला है, जहां पर संभवतः ये अपने सरप्लस प्रोडक्शन को रखते होंगे। एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो गिलुंद में मिला है वो ये है कि जो बर्तनों की, जो इनके खाने के बर्तन थे, उनकी बनावट में या उनके आकार में एक परिवर्तन देखने को मिला। अभी तक जितने भी खाने के बर्तन मिले हैं वो सब गहराई लिए हुए थे, लेकिन इस साइड से तश्तरी नुमा जो मिट्टी के बर्तन हैं वो हमें खाने वाले मिले हैं, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि धीरे धीरे उस समय के मनुष्य ने रोस्टिंग को सीख लिया था और ड्राई कुकिंग को सीख लिया था। सूखा खाना ये लोग खाने लगे थे। अच्छा, कॉपर स्मेल्टिंग का ये भी बहुत बड़ा केंद्र रहा। यहां पर हमें बहुत सारी चूड़ियां मिल जाती हैं, सुरमे कॉपर के हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, छल्ले हमें कॉपर के बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये ऑर्नामेंट्स में जो शेल मेकिंग थे उसमें भी बहुत अधिक निपुण थे। सेमी प्रेशियस स्टोन्स के भी ये शेल्स जो है बनाते थे, और टेराकोटा फिगरीन हमें वहां से मिली है। पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है जो इसको सारी साइटों से अलग करती है वो है सील इंप्रेशन। मोहरों के ठप्पे मिले हैं, और ये एक दो नहीं मिले, 100 से अधिक मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एडवांस प्रैक्टिसिंग में आ गए थे, चाहे ये रिकॉर्ड कीपिंग किसी किस्म का करने लगे हों, या ये भंडारण का कोई हिसाब किताब रखते हो, या व्यापार का कोई हिसाब किताब रखते हो। ये जो सील इंप्रेशंस हैं या मोहर के जो ठप्पे हैं उनका प्रयोग करना सीख गए थे। तो इसके अलावा एक और साइट है जो कॉपर स्मेल्टिंग सेंटर की जगह है, गणेशन। पर बाकी जो सारी चीजें हैं, जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इन सब जगहों की एक जैसी है। इसके बाद दूसरा आता है चालकोलिथिक कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। मालवा संस्कृति भी से हम बोलते हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो है कायथ। ये जो साइट है इसको कई सारे एक्सकेवेटर्स ने खोजा था, जिसमें एसडी सांकलिया भी थे, धावलिकर भी थे बहुत इंपॉर्टेंट, वाकांकर जिन्होंने भीमबेटका में उत्खनन किया था वो भी थे, और एक ZD अंसारी। इन सारे लोगों ने इसमें खोजा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि इट रिप्रेजेंट्स द अर्लीस्ट नोन एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन मालवा रीजन। मालवा के क्षेत्र में सबसे प्रारंभिक जो कृषि सेटलमेंट का जानकारी जिस साइट से हमें मिलती है वो कायथ है। ठीक है, ये दो चीजों के लिए जाना जाता है। ये काली सिंध नदी के तलछट में बसा हुआ है। एक ये जाना जाता है चैलकोलिथिक एज के लिए, और दूसरा ये जाना जाता है, एक बहुत प्रमुख आदमी हुए हैं वारा मिहिर, उनके लिए जाना जाता है। ये वारा मिहिर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे और उनके 9 रत्नों में से एक थे। इनकी कुछ पुस्तकें हैं और उनमें से कुछ पुस्तकें परीक्षाओं में अवश्य पूछ ली जाती हैं। ये पॉलीमैथ थे, यानी कि ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे, बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे और बहुत बड़े ये ज्योतिषाचार्य भी थे। वारा मिहिर, इनकी किताबें अब चलता हुआ आ रहा है, आगे पता नहीं क्या हो, तो ये किताबें इनकी ध्यान रखना। एक है बृहत संहिता, ठीक है। उसके बाद दूसरी इनकी पुस्तक है पंच सिद्धांतक, एक है बृहत जातक, एक है लघु जातक, ठीक है, और एक है योग यात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 किताबें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछी जाती है। जो बृहत संहिता है ये संस्कृत का विश्वकोश है और इसमें एक एक जो चैप्टर है वो एक एक विषय के बराबर है। बहुत डेप्थ में इसको एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र के विषय में हो, चाहे वो खगोल शास्त्र के विषय में हो। जैसे एक होता है शब्द दाकारगल, यानी कि भूमि में पानी कहां कहां पर है, तो ये इन्होंने विज्ञान के तरीके बताए हैं जो ये प्रमाणित कर देता है कि पानी यहां पर है। उसके बाद एक होता है शकुन विज्ञान, यानी कि पशु और पक्षी, वो उनकी जो चेष्टाएं हैं वो कैसे भविष्य के बारे में बता देती हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आप ले लो, अर्थक्वेक आता है, चिड़िया जमीन से ऊपर चली जाती हैं। जो पशु हैं उनके भी थोड़ा व्यवहार आचार में परिवर्तन आ जाता है। वो सारी जानकारी रत्नों के बारे में, इत्रों के बारे में सारी जानकारी हमें इस बृहत संहिता से मिल जाती है। इसको ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद जो पंच सिद्धांतक है वो 5 सिद्धांतों के बारे में बताता है। सबसे पहला सूर्य सिद्धांत है, उसके बाद रोमक सिद्धांत है जो रोम से आया, उसके बाद पॉलिस सिद्धांत है, उसके बाद वशिष्ठ सिद्धांत है, और फिर अल्टीमेटली ब्रह्मा या पितामह सिद्धांत है। और उसी तरीके से जो ये बृहत जातक है ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ी किताब है। तो जब हम कायथ की बात करेंगे तो तुरंत का तुरंत वारा मिहिर के बारे में आपको समझ लेना होगा, ठीक है। अच्छा, ये काली सिंध पे है। इसके 40 से ज्यादा छोटे छोटे हमें गांव मिले हैं, लेकिन सबकी विशेषता ये है कि इनमें से कोई भी सेटलमेंट या अधिकांश सेटलमेंट 1 हेक्टेयर से बड़े नहीं है, ये छोटे हैं। इनके यहाँ झोपड़ियां भी छोटी छोटी बनी है, लेकिन कुछ ऐसे मकान हैं जो मल्टी रूम्स के हैं, इनमें कई सारे वो हैं। जो इनकी दीवारें हैं वो वाटल एंड रॉक की है। जो ये छप्पर डालते थे वो छप्पर ये अपने उसमें डालते थे, और जहां तक इनका फर्श का सवाल है रैम्ड, ये इसको मजबूत कर देते थे। पॉटरी इनके यहाँ 3 प्रकार की मिली है। सबसे पहली चॉकलेट स्लिप्ड वेयर, यानी कि जो पॉटरी है उस पे चॉकलेट कलर का स्लिप्ड वेयर है, और इसको हम कायथ वेयर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो मिला है वो है बफ
पेंटेड वेयर, और जिसमें लाल पिगमेंट से ज्योमेट्रिक डिजाइन ये लोग बना देते थे। और उसके बाद तीसरा मिला है कॉम्ड वेयर, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि जब आप रिजर्व स्लिप का करते हैं तो उसको एक तरह से कंघी सी कर देते हैं, वो मिले हैं। और ये सबसे ज्यादा कॉमन है कॉम्ड वेयर जो वहां से मिले हैं। टूल्स यहां पर कॉपर के भी मिले हैं, पत्थर के भी मिले हैं, लेकिन एक स्थान से 28 चूड़ियां एक साथ मिली हैं, ये हमें कायथ से मिली हैं। लेकिन इनकी जो ब्लेड, स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री थी वो बहुत आगे थी, बहुत स्किल्ड लेबर वहां पर होते थे, और मुख्यतः जो ये ब्लेड बनते थे वो चैल्सिडोनी के पत्थर से बनते थे। ये जो कायथ है ये अचानक समाप्त हो गया सेटलमेंट। तो जो उत्खनन करता है और जो और विद्वान हैं उनका मानना यह है कि किसी प्रकार के भूकंप ने इस कायथ को समाप्त कर दिया, और वहां से जो चले, जो ये कायथ समाप्त हो गया, पर आगे जो मालवा कल्चर है और आहड़ कल्चर है वो बड़ा होता हुआ चला गया। उसके बाद एक साइट यहां पर है नवदातोली, ठीक है। इसको जो इसके उत्खनन करता थे उसमें सांकलिया साहब थे, एक देव साहब थे, और ZD अंसारी, ठीक है। और ये नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर है, और इसके अपोजिट एक साइट है महेश्वर। महेश्वर में भी यही सारी चीजें मिली हैं जो पूरे मालवा के उसमें मिली है। पर इसके बारे में ध्यान रखना कि महेश्वर पहली ऐसी साइट है मालवा रीजन की जिसको एक्सकेवेट किया गया था। सबसे पहला उत्खनन जो इस रीजन में हुआ या इस सेटलमेंट में हुआ वो महेश्वर में हुआ। यहां पर हमें 4 परतों में चैल्कोलिथिक का कल्चर मिल जाता है, और यहाँ की जो पॉटरी है या जो मिट्टी के बर्तन है वो हम कहलाते हैं मालवा वेयर। इसमें लाल रंग का एक पत्थर मिट्टी होती थी जिसके ऊपर इंट्रिकेट ज्योमेट्री डिजाइन्स होते थे, और स्टाइल्ड डिजाइन में इसको बनाई जाती थी। यानी कि जो मोटिव बनाए जा रहे हैं वो जटिल जातमीय पद्धति में है और शैलीकृत डिजाइन इनका है, और ये जो डिजाइन होते थे ये काले रंग से होते थे। दूसरी चीज ये है कि यहां पर बहुत सारे स्थानों की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जैसे जॉर्वे के मिट्टी के बर्तन यहां पर मिले हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर यहां पर मिले हैं, क्रीम स्लिप्ड वेयर वो यहां पर मिले हैं। तो इससे ये लगता है कि इस सेटलमेंट के और जो सेटलमेंट होंगे बाहर के उनसे कहीं ना कहीं घनिष्ठ संबंध रहे होंगे, यानी कि इट वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। जहां तक घर की बात है उनकी दीवारें वॉटल एंड डॉब है, ऑर्गेनाइज लिविंग ये लोग रह रहे हैं। और 2 जो महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं वो मिली हैं हर घर से स्टोरेज जार, भंडारण का जो बर्तन होता है वो मिला है, और हर्थ मिली है, चूल्हे मिले हैं। क्यों ये व्यापारी केंद्र पे ही हो सकता है, जब इतने सारे लोग आ रहे हैं उनका भोजन बन रहा है, तो ये कम्युनिटी लंगर भी कभी कभी जैसे 20-50 लोग एक साथ खाना खा रहे हैं, तो ये सारी जानकारी यहां से उनको मिली है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है जिसको आपको ध्यान रखना है वो रिलीजियस मोटिव है। एक घर में जो है वो रेक्टेंगुलर गड्ढा किया गया है, और उस गड्ढे के अंदर एक बहुत बड़ा स्टोरेज जार रखा गया है, जिसमें सेंटर में एक श्राइन या पूजा स्थल के रूप में कोई चीज अंकित है, जिसके दाहिने ओर एक महिला पूजा की अवस्था में बैठी है, और जिनके बाईं ओर एक लिजर्ड या छिपकली के आकार का कोई पशु है। तो ये रिलीजियस मोटिव हमें घर के बिल्कुल बीच में जो वो है स्थान, वहां पर ये मिला है। उसके बाद पोट्री पे ह्यूमन फिगर भी मिल जाता है,
और पॉटरियों पे के अलावा हमें कॉपर पे या वैसे बुल के भी जानकारी मिलती है। ये तो ये रहा होगा क्योंकि इनका ट्रेडिंग कनेक्शन था, तो दूसरे जगह के भी मोटिफ इनके पास आते थे, या ये एक रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप रहा होगा। जिस तरीके से आप देखते हैं आहड़ बनास में जो बालाथल है वो योगी या मेडिटेशन के फॉर्म में रहा होगा। उसके बाद इसमें एक और साइट है एरण। एरण साइट वर्धमान में इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वहां पर 510 एडी का एक इंस्क्रिप्शन मिला है, यानी कि भारत में सती का जो सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण है वो आपको एरण अभिलेख से मिल जाती है। ठीक है, इसको खोजने में इस साइट को एस.के. पांडे जी का बहुत बड़ा हाथ है, और दूसरा नाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है के.डी. वाजपेयी। ठीक है, ये इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव दीवार थी, जैसे अक्सर आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक है, और उसमें एक छिछली मोट भी थी, एक इस तरीके की, ताकि आसानी से कोई उसको पार ना कर पाए। और इनकी पॉटरी जो थी वो वही थी, ब्लैक एंड रेड वेयर। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट साइट है, वो उज्जैन के पास है, एंड दैट इज नागदा। ये साइट जो है एक माउंड पे या एक बहुत बड़े टीले पर बनी हुई है, और जिसके चारों तरफ दीवार बनाई गई है। वहां पर हमें मालवा वेयर यानी कि मालवा शैली के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो मिले हैं। अच्छा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइट आगे तक चली, लौह युग तक चली, तो चैल्कोलिथिक टाइम से, ताम्रपाषाण काल से लौह काल तक आते आते जो चेंजेस हुए उसके सबसे अधिक साक्ष्य या उसको अच्छी तरीके से समझने में इस नागदा चैल्कोलिथिक साइट का बहुत महत्व है। इस आधार पर आप नागदा को भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। अभी हमारी 2 साइट हो गई, आहड़ बनास हो गया, चैल्कोलिथिक साइट आ गई। अब तीसरी है नॉर्दर्न दक्कन चैल्कोलिथिक कल्चर। ठीक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण साइट है वो है जारवे, और इस जारवे की खोज एच.डी. सांकलिया और एस.बी. देव के द्वारा की गई थी। ये महाराष्ट्र में अहमदनगर के पास है, और यहां पर जारवे में लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड विलेजेस में रहते थे, बहुत अच्छी तरीके से बने हुए गांवों में ये रहते थे। इनकी पेंटेड पॉटरीज होती थी, जो मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं वो पेंटेड मिले हैं, जिनका जो सरफेस होता था वो लाल या ऑरेंज रंग का होता था, और इनके जो ज्योमेट्रिक डिजाइन होते थे वो काले रंग के होते थे। इस साइट की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है बुरियल्स, यानी कि मृत संस्कार के अनोखा तरीका। जहां तक एडल्ट का सवाल है, जो वयस्क व्यक्ति मरता था तो उसको ये एक्सटेंडेड फॉर्म में लिटाते थे। ये जो बुरियल्स बनाते थे या जो दफनाते थे वो अपने घर के अंदर ही दफनाते थे, और उस मृतक व्यक्ति के पैरों को काट देते थे। ये पैर काट संभवतः इसलिए काट देते होंगे कि दोबारा से आत्मा उस शरीर में वापस ना आए, यानी कि ये लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में कहीं ना कहीं रूप से विश्वास करने लगे होंगे। जहां तक बच्चों का सवाल है, जब बच्चों की डेड बॉडीज होती थी, उनके जो नरकंकाल मिले हैं उसके पैर नहीं काटे जाते थे, बल्कि जो वो अस्थि कलश होते हैं उस बच्चे को अस्थि कलश के बीच में लेके और दोनों अस्थि कलश का मुंह एक साथ कर दिया जाता था। तो ये इनका बुरियल का मेथड इन बाकी जो सेटलमेंट हैं उनसे डिफरेंट है। उसके बाद एक और यहां पर साइट है, वो है इनाम गांव। ये
इनाम गांव की विशेषता ये है कि इट इज द मोस्ट क्या कहते हैं एक्सटेंसिवली एक्सकेवेटेड साइट। पूरी तरीके से इसका एक्सकेवेशन या उत्खनन कर लिया गया है। और इसके धवलीकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने इसको एक्सकेवेट किया। उसके अलावा एच डी सांकलिया ने भी इसको एक्सकेवेट किया और अंसारी साहब ने किया। ये एक नदी है, गोद नदी, वहां पर है, पुणे के पास है ये। यहां पर हमें भट्टे मिले हैं, बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन के भट्टे भी मिले हैं और हमें चूने के भी भट्टे यहां पर बहुत बड़े बड़े मिले हैं। उसके बाद यहां पर एक किले का बॉक्स मिला है जहां पर एक महिला की आकृति मिल जाती है। उसके बाद एक बड़ी विचित्र और इंटरेस्टिंग चीज मिली है, वो है टेराकोटा लैंप्स। हो सकता है कि अंधेरे से बचने के लिए ये आग जलाने का तरीका जान गए हों और ये उसको जलाकर अंधेरे को दूर करते रहे होंगे। जहां तक इनकी पॉलिटिकल स्टेज है वो टू टियर सेटलमेंट है, यानी कि एक जो गांव का वो है उसमें 5 कमरों का मकान है और एक कमरों का मकान है। इसका मतलब कोई चीफ या मुख्य व्यक्ति या चीफडम वहां पर प्रिविलेंट कर रही होगी। वो व्यक्ति जो उस घर में रह रहा है वो बाकी घरों से किसी ना किसी मामले में थोड़ा श्रेष्ठ होगा। जहां तक दाह संस्कार की बात है वो वही है इस जगह जो जॉर्वे में है, वही इस क्या कहते हैं नॉर्दर्न दक्कन में इनाम गांव में। उसके बाद एक साइट मैंने आपको जिक्र करा था, नेवासा साइट, ठीक है, और ये अहमदनगर में है और ये साइट प्रवर नदी के तट पर है। इसमें लॉन्ग कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑक्यूपेशन है, यानी कि ये नियोलिथिक के टाइम से चलती चली आ रही है, चैल्कोलिथिक में आई और उसके बाद आयरन एज से होती होती ये प्री हिस्टोरिक एज में पहुंच गई। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक जो कंकाल हमें मिला है उसके से बंधा हुआ एक रेशम का धागा मिला है जिसमें मन के लगे हुए हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज है जो हमें नेवासा से मिल जाती है। उसके बाद एक और साइट है प्रकाश, वहां पर भी यही सारी चीज है जो इसकी है, ठीक है। बस प्रकाश धुले जिले में है और वर्तमान में ये शिव पूजन का बहुत बड़ा केंद्र है। इसको दक्षिण काशी के नाम से भी हम जानते हैं और ये एक तरह से लास्ट स्टेज है। उसके नीचे से ये चौथा लग जाता है द नियोलिथिक चालकोलिथिक कल्चर ऑफ दक्कन। वैसे बहुत सारी जगह ये एक ही मिलते हैं लेकिन कुछ डिफरेंस इनमें है और यही कारण है कि ये जो नियोलिथिक चालकोलिथिक कल्चर ऑफ दक्कन है इसको हम लोग सवाल्दा कल्चर के नाम से जानते हैं। सवाल्दा कल्चर, ठीक है। सवाल्दा ये धुले जिले में है, महाराष्ट्र में है और तापी नदी के तट पर है। ये जो अधिकतर साइट्स हैं ये तापी नदी के तट पर है। इनकी जो पॉटरी है वो मध्यम दर्जे की भी है और मध्यम दर्जे के साथ साथ ये क्वर्स फैब्रिक का प्रयोग करते थे। मतलब इनकी जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो खुरदुरे होते थे और मोटे होते थे और ऐसा उत्खननकर्ताओं का मानना है कि व्हील मेट तो होता था पर कुम्हार का चक्का बहुत तेज चलता है, ये धीमे चक्के पे चला के उन मिट्टी के बर्तनों को बनाते थे, ठीक है। ये बफ कलर का होता था, रेड कलर करके होते थे, ऑरेंज कलर के होते थे और पिंक कलर के होते थे। इनके जो पेंटेड मोटिफ हैं वो और कहीं नहीं मिलते, इसलिए ये डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि ये जो चित्र बनाते थे उसमें मोर का चित्र बनाते थे, ये एलिफेंट हाथी का चित्र बनाते थे, कुत्तों के चित्र बने हैं और इसके अलावा जो अस्त्र शस्त्र हैं, वेपन्स हैं, उनके चित्र हमें इनके मिट्टी के बर्तनों पे और बाकी जो बर्तन हैं उन पे मिलते हैं। उसके बाद ये पूरी तरीके से नोमैडिक भी नहीं थे, वो क्या कहते हैं कल्चर्ड भी नहीं थे, ये सेमी नोमैडिक थे।
जितना ये एग्रीकल्चर या कृषि पे ध्यान देते थे, उतना ही ये हंटिंग के ऊपर भी अपना ध्यान देते थे। इनकी जो घर बने हुए थे वो छोटे छोटे बने हुए हैं, और उनकी विशेषता ये है कि उनमें कोई कोना नहीं है। जहां पर कोना है वहां पर वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। तो ये एग्रो पेस्टोरल कम्युनिटी और सेमी नोमैडिक थे, जो एक विशिष्ट या कोने को मकान बनाने में अवॉइड करते थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें तांबे का जो उपकरण है वो नहीं मिले हैं, लेकिन रिंग्स जरूर मिले हैं। तांबे के छल्ले यहाँ पर बहुत मिले हैं, लेकिन यहाँ पर मनके बनाने की फैक्ट्री या मनके का जो केंद्र है वो बड़ा रहा होगा, क्योंकि सेमी प्रेशियस स्टोन्स बहुत सारे हमें इस स्थान से मिल जाते हैं। इसके बाद इसमें एक और है साइट, काउथे। इसके भी फीचर्स वही है, जो वहां से मिला है वो वहां से मिला है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी धुले जिले में है और कोर्स पॉटरी का प्रयोग करते थे। उसके बाद कुछ और साइट्स हैं चालकोलिथिक की। एक है पिकली हाल, एक ब्रह्मगिरी, एक मस्की, और मैंने पिछले लेक्चर में आपको जब नियोलिथिक के बारे में कराया था, जब मैंने आपको माउंट ऑफ एशेस के बारे में बताया था, तो मैंने इन साइट्स को आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आप उसको देखेंगे तो ये सारी साइट्स आपको मिल जाएंगी, और इस तरीके से हम ये नियोलिथिक चालकोलिथिक कल्चर को कवर कर लेते हैं। अब हम आते हैं उन साइट्स में जो गैंजेटिक द्वाब में है। गंगा के जो द्वाब यानी कि दो नदियों का जो फर्टाइल क्षेत्र होता है बीच का, दैट इज द्वाब। और इसमें जो पहली साइट है वो है अतरंजी खेड़ा। ये एटा जिले में है, एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर काली। और एक व्यक्ति हुए RS गौड़, उन्होंने इसको एक्सकेवेट किया है। यहां पर एक डिफरेंट टाइप की पॉटरी है जिसको बोला जाता है OCP, ओकर कलर्ड पॉटरी। और ये नाम ये बीबी लाल, बंशी बिहारी लाल, जब उन्होंने किया तो उन्होंने जब मिट्टी के बर्तन छुए तो उनके हाथ पे गेरू रंग उसमें लग जाता था, तो ये नाम पड़ गया ओकर कलर्ड पॉटरी। ये यहां पर मिलती है। ये इल फायर्ड व्हील पॉटरी बनाते थे, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से ये मिट्टी के बर्तनों को पकाते नहीं थे। ये कृषि करते थे, और जहां तक इनके झोपड़ियों या रहनों का सवाल है तो ये वाटल एंड डॉब उस पद्धति को पुराते थे। यहां पर कॉपर होल्ड कल्चर है। तांबे के बहुत बड़े बड़े उपकरणों के ढेर हमें या इस स्थान से प्राप्त होते हैं, और इसमें एक एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर भी है। ये सारी चीजें हमें मिल जाती है, यानी कि मानव आकृतियां भी उन तांबे के उसके ऊपर जो पत्थर, वो तांबे के जो पीसेस मिले हैं उनके ऊपर बनी हुई मिल जाती है। इसके बाद हारपून्स के डिजाइन वहां पर मिल जाते हैं, एक्सिस के कुल्हाड़ियों के डिजाइन वहां पर मिल जाते हैं, और ये एक तरह से रिवरीन लोकेशन है पूरी। किसी न किसी समय ये नदी के बिल्कुल ही किनारे पर सिचुएटेड रही होगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट साइट है वहां, भद्रावाद। इसमें भी ओकर कलर्ड पॉटरी है, ठीक है, लेकिन इसकी जो OCP है, मिट्टी के बर्तन हैं, वो ज्यादा मोटे हैं और कोर्स हैं, यानी कि वो मोटे भी हैं और आसानी से टूट भी जाते हैं। उसके बाद कॉपर होल्ड, ये इस जगह पूरी गैंजेटिक द्वाब में जो भी साइट हैं वहां पर कॉपर के होल्ड बड़े बड़े मिले हैं, और वही समान चीजें मिली हैं। और जहां तक घर है वो भी एक ही तरीके से बने हैं, वाटल एंड डॉक पद्धति से उनके दीवारें बनी हुई है। ऐसे ही एक और साइट है जिसके यही फीचर्स हैं सेम, वो है साइपी। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइट है सनौली।
ये सनौली बागपत जिले में आता है और यहां पर क्या कहते हैं, हमको 116 बुरियल साइट्स मिली हैं, यानी कि चालकोलिथिक पीरियड का ये सबसे बड़ा नेक्रोपोलिस केंद्र है। सबसे बड़ा ताम्र पाषाण काल का अगर कोई कब्रिस्तान मिला है तो वो सनौली है। बाकी फिर ये अगली सतह में और ऊपर को चला जाता है और फिर हमें यहां से रथ के प्रमाण मिलने लगते हैं और ये आगे चला जाता है। तो जिस लेयर पे ये चालकोलिथिक एज है वहां पर ये प्रमाण मिला है और हमें वहां कॉफिन का भी प्रमाण मिला है जिसके 4 पाए हुआ करते थे। तो ये सनौली को अगर हम कवर कर लेते हैं तो हमारा ये गैंजेटिक द्वाब हो गया। अब ये 1 2 3 4 5 और सबसे लास्ट में हमारा बचता है ईस्टर्न चालकोलिथिक कल्चर। बिहार, बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल जो अब भारत का है, उड़ीसा और ईस्टर्न यूपी, यहां पर जो साइटें मिली हैं वो ईस्टर्न चालकोलिथिक कल्चर की साइट्स में आती हैं। पहली चीज, यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, फार्मिंग भी कर रहे हैं, फिशिंग भी कर रहे हैं और हंटिंग भी कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, राइस या चावल बहुतायत यहां पर मिले हैं। वहां के लोगों का जो स्टेपल फूड रहा होगा वो चावल रहा होगा। यहां पर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि तांबे का प्रयोग रिस्ट्रिक्टेड है, तांबा कम मिलता है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर कोई ऐसा तांबे का रिजर्व भी नहीं था और वहां से जो राजस्थान का एरिया है वो बड़ा दूर था और जो गंगा का द्वाब है वहीं तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम कॉपर होल्ड इकट्ठा होके रह जाते थे। तो तांबा इस जगह पर कम मिलता है। यहां पर पॉटरी वही मिलती है जो बाकी चालकोलिथिक एज में मिलती है, ब्लैक एंड रेड वेयर। उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि यहां पर इस चालकोलिथिक साइट पे बोन टूल इंडस्ट्री थी, क्योंकि कॉपर का अभाव था, इसलिए जो हड्डियों से उपकरण बनाए जाते थे उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहां पर थी। जहां पर कॉपर होल्ड जो मिले हैं वो तो नहीं मिला, कॉपर तो नहीं मिला, लेकिन कॉपर होल्ड जो थोड़े बहुत मिले हैं उनमें भी मानव आकृतियां मिल जाती हैं। इस साइट में कहीं भी फोर्टिफिकेशन वॉल नहीं है और इसकी जो एक साइट है सबसे महत्वपूर्ण, चिरांद, जब मैं नियोलिथिक साइट करा रहा था तो इसके बारे में, इस साइट के बारे में मैंने विस्तार से आप लोगों को बता दिया था। ये सरन बिहार में है, तो आप पिछले लेक्चर को देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। उसके बाद एक साइट और है, पांडु राजर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, पांडु राजर धीवी। पश्चिम बंगाल में चालकोलिथिक एज की सबसे पहली साइट जो एक्सकेवेट हुई है वो पांडु राजर धीवी है, ठीक है ना। ये यह माना जाता है कि ये एक टीला बना हुआ है या पांडु रहा करते होंगे। यहां पर सारी चीजें वही मिलती हैं, कॉपर होल्ड वही मिलता है, चावल खाने के लिए मिलते हैं, वेटल एंड दाब के घर मिलते हैं और जो वो है मानव आकृतियां कॉपर होल्ड में वो मिल जाती हैं। उसके बाद एक और साइट है इंपॉर्टेंट, वो है महिषदाल। सारी चीजें सेम है, कॉपर का अभाव है, कॉपर होल्ड है। और उसके बाद एक साइट है नरहन। ये साइट यूपी में आती है, सरयू नदी है उत्तर प्रदेश में, सरयू गोरखपुर जिले में, वहां पर यह साइट मिली है नरहन, जिसकी विशेषताएं लगभग वैसी ही हैं। तो हम इन 6 साइट्स और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है इसको अच्छी तरीके से अब कर चुके हैं। अब चालकोलिथिक एज के क्या दूरगामी परिणाम हुए
सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि विलेज फार्मिंग कम्युनिटीज कंसोलिडेटेड, जो गांव के बनने के फार्मिंग वाले फार्मर्स हैं वो संगठित होने लगे। ये पहली चीज चालकोलिथिक एज में हुई। दूसरा चीज, हम बात करते हैं मॉडर्न रूरल इंडिया की, तो मॉडर्न रूरल इंडिया का जो आधारशिला है वो उस समय में रखी गई चालकोलिथिक एज में। वही धीरे धीरे पनपते पनपते आज हम जैसे कहते हैं ना विलेज इकोनॉमी जो थी वहां तक आते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, वहां के जो मोटिव से, चाहे वो योगी का मेडिटेशन का रहा हो, चाहे वो फिगरीन रही हो जो श्राइन के सामने और दूसरी तरफ छिपकली के सामने बैठ के पूजा कर रही है, या इसके अलावा और जो भी रिलीजियस मोटिव रहे हो, वो हमारे आज का आधार बने हैं। वो बिहेवियर वही है। चाहे मदर गॉडेस, आज नवरात्रे आ जाते हैं, मातृ देवी की पूजा हो गई, तो वो जो प्रारंभिक अवस्था मिली है वो चालकोलिथिक एज से मिली और यहां तक हम मॉडर्न इंडिया तक आए। तो मैं समझता हूं अब चालकोलिथिक एज पूरी एक तरह से कवर हो गया। इसको ध्यान से पढ़ोगे तो यू विल गेट ऑल आंसर्स करेक्ट। थैंक यू।